हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जूठन। और जो लास्ट वीडियो में मैंने पोस्ट की थी उसके आगे का आज हम रीड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हुई, लेकिन मैं काफी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाजा खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ साफ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी ना रह जाए। गांव भर से चारपाइयाँ ढो ढोकर जनवासे में इकट्ठी की थी पिताजी ने। बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे, इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेगी। जब सब लोग खाना खाकर चले गए तो माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, ये सब तो खाना खा के चले गए, हमारे बच्चों को भी एक पतल भर के कुछ दे दो। वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सुखदेव सिंह ने जूठी पतलों के भरे टोकरी की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर तो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी। उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। सुखदेव सिंह त्यागी के वे शब्द मेरे सीने में चाकू की तरह उतर गए थे, जो आज भी अपनी जलन से मुझे झुलसा रहे थे। उस रोज मेरी माँ की आंखों में दुर्गा उतर आई थी। माँ का वैसा रूप मैंने पहली बार देखा था। माँ ने टोकरा वही बिखेर दिया था। सुखदेव सिंह से कहा, इसे उठा के अपने घर में धर लो, कल तड़के बारातियों को नाश्ते में खिला देना। हम दोनों भाई बहन का हाथ पकड़ के तीर की तरह उठकर चल दी थी। सुखदेव सिंह माँ पर हाथ उठाने के लिए झपटा था, लेकिन मेरी माँ ने शेरनी की तरह उसका सामना किया था, बिना डरे। उसके बाद माँ कभी उनके दरवाजे पर नहीं गई और जूठन का सिलसिला भी उस घटना के बाद बंद हो गया था। वही सुखदेव सिंह मेरे निवास पर एक बार आया था। मेरी पत्नी ने गांव देहात के बुजुर्ग के नाते उनका आदर सत्कार भी किया था। उसने मेरे घर खाना भी खाया था, लेकिन जब वह चला गया तो मेरे भतीजे संजय खैरवाल, जो बीएससी का छात्र है, बताए कि चाचा जी, उन्होंने सिर्फ आपके घर खाया है, हमारे घर तो पानी भी नहीं पिया था। मेरे बड़े भाई सुखवीर सुचेत तगा के सालाना नौकर थे। मैं उन दिनों 5वीं कक्षा में था। उनकी उम्र लगभग रही होगी 25-26 वर्ष। गहरे सावले रंग के, लंबे छरहरे, कसरती वदन के थे। एक रोज एक जंगली सांड गांव में घुस आया। कई लोगों को उसने अपने नुकीले सींगों से घायल कर दिया था। तगाओं के घेरे में घुसकर बैलों, भैंसों और गायों को घायल कर चुका था। लोग छतों पर चढ़कर तमाशा देख रहे थे। किसी तगा में इतनी साहस नहीं हुआ था कि जंगली सांड को गांव से बाहर निकाल दे। सुखवीर उस समय सुचेत के खेत से लौट रहा था। हो हल्ला सुनकर उसने छत पर चढ़े तगाओं से पूछा तो सांड के बारे में सुना। सुखवीर ने उस सांड को गांव से बाहर सिर्फ एक लाठी के भरोसे खदेड़ा था। उसके हौसले और ताकत ने पूरे गांव में धाक बैठा दी थी। बहुत दिनों तक गांव भर में चर्चा होती रही थी। एक दिन काम से लौटे तो बदन बुखार से तप रहा था। हफ्ते भर बिस्तर पर पड़े रहे। उचित दवा दारू और बिना इलाज के चल बसे। परिवार पर जैसे गाज गिर गई हो। सब कुछ तितर बितर सा हो गया था। इस हादसे से पिताजी पूरी तरह टूट गए थे। माँ का हाल यह था कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मूर्छित हो जाती थी। भाभी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। घर की हालत जो भाई के कारण सुधर रही थी, अचानक एक खतरनाक मोड़ पर आ गई थी। जब से भाई ने काम करना शुरू किया था, कोई भी छोटा भाई बहन भाभी किसी तगा के यहाँ घर काम करने नहीं जाते थे। पिताजी, चाचा मेहनत मजदूरी के लिए सड़क बनाने वाले ठेकेदार या कोई ऐसा ही काम जो मिल जाए करने में लगे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, भाई के रहते मेरी भाभी और छोटी बहन घर से बाहर भी नहीं निकली थी। मैंने कभी किसी के घर जाकर झाड़ू नहीं लगाई। हमारी बिरादरी में विधवा विवाह को प्रारंभ से ही मान्यता थी। हिंदू परंपराओं की तरफ विधवा विवाह हिंद दृष्टि से नहीं देखा जाता था। रिश्तेदारों, गांव के बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरे दिग्वंत भाई सुखवीर के ससुर ने अपनी विधवा बेटी का रिश्ता सुखबीर के छोटे भाई जसबीर से तय कर दिया था, जिसे सामाजिक तौर पर सभी ने स्वीकृति दी थी। उस समय बड़े भाई का एक बेटा नरेंद्र लगभग 1.5 वर्ष का था।
और भाभी गर्भवती थी। देवेंद्र भाई की मृत्यु के 6-7 माह बाद हुआ था। इस घटना के बाद परिवार का पूरा बोझ जसवीर के कंधों पर आ गया था। गांव में जो मिलता था उससे गुजारा नहीं था। गांव की आर्थिक स्थिति नाजुक थी। एक दिन तीरथ राम एंड कंपनी के साथ जसवीर आदमपुर चला गया था। उन दिनों आदमपुर पंजाब में भारतीय वायुसेना के लिए हवाई अड्डा बन रहा था। कुछ दिनों के बाद वह कंपनी बागडोगरा का हवाई अड्डा बनाने चली गई थी। कई महीनों बाद बागडोगरा से जसविंदर का खत आया था। बंगाल का नाम सुनते ही माँ ने रोहट मचा दी थी। माँ की स्मृति में बंगाल की धारणा उन दिनों प्रचलित धारणाओं और मान्यताओं पर आधारित थी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर क्रांतिकारियों का बंगाल नहीं था, काले जादू टोना टोटकों का बंगाल था, जहाँ औरतें आदमी को जादू से बकरा बनाकर आंगन में बांध लेती थी। जिस दिन से खत मिला था, माँ दिन रात रोती थी। एक बेटा दुनिया से चला गया, दूसरा परदेश। घर पर मनहूसियत सी छा गई थी। भाभी बीमार रहने लगी थी। घर में रोटी के लाले पड़े हुए थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। ना कोई हंसता था, ना एक दूसरे से कुछ बोलता था। भाभी गुमसुम घुटनों में सिर दिए बैठी रहती थी, जैसे हर कोई अपने अपने खोल में उलझ गया था। मैं 5वीं कक्षा पार कर चुका था। 6ठी में दाखिला लेना था। गांव में ही त्यागी इंटर कॉलेज बरला था, जिसका नाम बदलकर अब बरला इंटर कॉलेज बरला कर दिया गया था। घर के जो हालात थे, उसमें दाखिला लेने का तो सवाल ही नहीं उठता था। जहाँ रोटी ही नसीब ना हो, वहाँ पढ़ाई की बात कोई कैसे सोच सकता है। स्कूल के साथियों को किताब लिए जाते देखता तो मन भारी हो जाता था। मुझसे बड़े भाई जनेसर थे। हम दोनों सुबह ही घर से निकल जाते थे। खेतों में घूम घूम कर जंगली घास अपने भैंसों के लिए इकट्ठा करते थे। मृत्यु से कुछ दिन पहले सुखबीर ने एक भैंस सुचेत तगा से बटाई पर ली थी। बियाने पर कुछ न कुछ आमदनी होने की संभावना थी। हम दोनों भाई उसकी सेवा में लगे रहते थे। दोपहर बाद मेरी जिम्मेदारी थी सुअर चराने की। सुअर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। शादी ब्याह, हारी बीमारी, जीवन मृत्यु, सभी में सुअर की महत्ता थी। यहाँ तक कि पूजा अर्चना भी सुअर के बिना अधूरी थी। आंगन में घूमते सुअर गंदगी के प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक समृद्धि के प्रतीक थे, जो आज भी वैसे ही हैं। हाँ, शिक्षित वर्ग ने स्वयं को इन मान्यताओं से अलग कर लिया है। यह किसी सुधारवादी दृष्टिकोण के तहत नहीं, बल्कि हीन भावना के कारण है। यह हीन भावना पढ़े लिखे लोगों में कुछ ज्यादा ही है, जो सामाजिक दबावों के कारण है। एक दिन मैं सुअर चराकर वापस लौट रहा था। रास्ते में सुखन सिंह मिल गया। उसने रोक कर पूछा, क्यों मदरसे जाना छोड़ दिया, आगे नहीं पढ़ेगा? मैंने इनकार से सिर हिलाया। वह बहुत दूर तक स्कूल के नए परिवेश की बात करता रहा कि जहाँ पहले प्राइमरी स्कूल में चटाई पर बैठते थे, वहाँ कुर्सी और डेस्क है। मास्टर पिटाई भी कम करते थे। हर एक विषय का अलग मास्टर था। मैं जब घर लौटा तो मन बहुत उदास था। भीतर ही भीतर कुछ पिघल रहा था। स्कूल ना जा पाने की व्यवस्था ने निराश कर दिया था। बार बार इंटर कॉलेज की भव्य इमारत आंखों के सामने घूम रही थी। घर पहुंचते ही मैंने माँ से कहा, माँ, मैंने स्कूल जाना है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी डबडबाई आंखें देखकर माँ को भी रोना आ गया था। माँ जब रोती थी तो एक सुर के शिकवे शिकायत बाहर आने लगते थे, जिसे सुनकर आस पड़ोस की औरतें माँ के इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाती थी। वे जितना माँ को समझाने का प्रयत्न करती, माँ उतना जोर से रोती थी। भाभी अलग बैठी सुबक रही थी। वैसे भी भाई की मौत ने उसे अलग थलग सा कर दिया था। भाभी के पास गहनों के नाम पर एक चांदी की पाजेब थी, जिसे वह हमेशा अपने शादी के कपड़ों में सहेज कर रखती थी। माँ का रोना धोना जारी था। भाभी ने अपना टीन का बक्सा खोला और वह पाजेब लाकर माँ के हाथ में रख दी। इसे बेच के लल्ला जी का दाखिला करा दो। आसपास की औरतें मेरी भाभी के स्नेह को देखकर अभिभूत हो गई। मैं खुद भाभी से लिपट कर रोया था। उस वक्त मुझे अपने बड़े भाई सुखवीर की बहुत याद आई थी। वह दिन आज भी मेरे भीतर हौसला जगाता है। पिताजी ने भाभी को बहुत मना किया, ना बहू, इसे ना बेच, मैं कुछ ना कुछ करके इसको स्कूल भेज दूंगा, तू फिक्र ना कर, एक यही तो चीज है तेरे पास, उसे भी बेच देगी, रख ले इसे। भाभी नहीं मानी और जिद करके माँ के हाथ में वो पाजेब दे दी। वैद्य सत्यनारायण शर्मा पुरोहित गिरी के साथ साथ सोने चांदी के जेवर गिरवी रखने और खरीदने और सूद पर रुपया चलाने का धंधा करते थे। माँ ने पाजेब उनके पास गिरवी रखती थी। इस तरह 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला हुआ। राम सिंह सुखन सिंह दूसरे सेक्शन में थे। मेरा रोल नंबर सबसे आखिरी था, इसलिए मैं सबसे पीछे बैठता था। मेरी पास वाली सीट श्रवण कुमार शर्मा की थी। वैसे तो पहली कक्षा से हम लोग साथ थे,
लेकिन पास पास बैठने से घनिष्ठता बढ़ गई। श्रवण कुमार सुंदर और बेहद आकर्षक था, लड़कियों जैसा नाजुक। हम दोनों के बीच में जाति कभी नहीं आई। यह एक अलग अनुभव था। मेरे साथियों में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे, लेकिन सुखन सिंह मेरे घर कभी नहीं आया। अक्सर मैं ही उसके घर जाता था, साथ पढ़ते थे, बैठते थे। बाद में हमारे संबंध पारिवारिक स्तर पर भी बने। आज उनका बड़ा बेटा रजनीश मुझे और मेरी पत्नी को बहुत आदर देता है। शायद सुखन सिंह में हिचकिचाहट थी जो श्रवण कुमार में नहीं थी। उन दिनों श्रवण कुमार और मेरे बीच एक तीसरा मित्र भी जुड़ गया। नाम था चंद्रपाल वर्मा, जो मांडला गांव का रहने वाला था। जाति से गुर्जर था। वह हमेशा श्रवण कुमार को तंग किया करता था। कभी उसके गाल नोच लेता था, कभी उसे धक्का मार देता था, कभी किताबें छिपा देता था। यह लगभग हर रोज होता था। एक दिन कक्षा के बाहर निकलते हुए उसने श्रवण कुमार को कसकर पकड़ा और उसके गाल पर काट लिया। पूरी कक्षा ने यह तमाशा देखा। कोई कुछ नहीं बोला, बल्कि सब लोग जोर जोर से हंस रहे थे। श्रवण कुमार रोने लगा था। चंद्रपाल सिंह वर्मा भी हंस रहा था। उस क्षण पता नहीं क्या हुआ, अपने से कद काठी में दुगने चंद्रपाल की गर्दन मैंने बाजू में दबा ली और उसे नीचे गिरा दिया। चंद्रपाल गर्दन छुड़ाने के लिए कसमसाता रहा, लेकिन मेरी गिरफ्त से नहीं छूटा। उस रोज चंद्रपाल मुझ पर नाराज नहीं हुआ, सिर्फ हंसता रहा। श्रवण कुमार से भी उसने माफी मांगी थी। इस घटना के बाद हम तीनों अच्छे मित्र बन गए थे। यह दोस्ती ऐसी थी कि एक दूसरे के बगैर अधूरापन सा लगता था। छुट्टी होने पर मैं और श्रवण कुमार सड़क के रास्ते घर नहीं लौटते थे। खेतों पगडंडियों से घूम घूम कर घर पहुंचते थे। यह एक नियम सा बन गया था। चंद्रपाल से दोस्ती का असर तत्काल दिखाई दिया था। त्यागी लड़कों की छींटाकशी दुत्कार से छुटकारा मिल गया था। अब पानी पीने के लिए नल पर खड़े रहकर इंतजार नहीं करना पड़ता था। चंद्रपाल के सामने सबकी घिग्गी बन जाती थी। वह जिसे चाहता धपिया देता था। वैसे भी त्यागी लड़के गुजर लड़कों से डरते थे। अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं अपने सेक्शन में प्रथम आया था। इस परिणाम ने मेरे भीतर आत्मविश्वास जगा दिया था। परीक्षा के बाद मुझे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया था। पीछे से आगे बैठने लगा था। लेकिन कुछ अध्यापकों का व्यवहार अभी भी ठीक नहीं था। उनके रवैये में प्रताड़ना थी, उपेक्षा भाव था। मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों से दूर रखा जाता था। ऐसे वक्त में मैं सिर्फ किनारे खड़ा होकर दर्शक बना रहता था। स्कूल के वार्षिक उत्सव में जब नाटक आदि का पूर्वाभ्यास होता था, मेरी भी इच्छा होती थी कोई भूमिका मुझे भी मिले, लेकिन हमेशा दरवाजे से खड़ा रहना पड़ता था। दरवाजे के बाहर खड़े रहने की इस पीड़ा को तथाकथित देवताओं के वंशज नहीं समझ सकते। तमाम शिक्षक त्यागी थे। छात्रों में भी संख्या त्यागियों की ही अधिक थी। उनके खिलाफ बोलने की स्थिति में कोई नहीं था। परीक्षा के दिनों में प्यास लगने पर गिलास से पानी नहीं पी सकते थे। हथेलियों को जोड़कर ओक से पानी पीना पड़ता था। पिलाने वाला चपरासी भी बहुत ऊपर से पानी डालता था, कहीं गिलास हाथ से ना छू जाए। स्कूल में एक पुस्तकालय थी जिसमें पुस्तकें धूल खा रही थी। इसी पुस्तकालय के पुस्तकों से परिचय हुआ था पहली बार। 8वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते शरत चंद्र, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ डाला था। शरत चंद्र के पात्रों ने मेरे बाल मन में बहुत गहरे तक छुआ था। पढ़ने का एक सिलसिला आरंभ हो गया था। उन दिनों में कुछ अंतर्मुखी सा हो गया था। डिबरी की मंद रोशनी में माँ को उपन्यास कहानियां पढ़कर सुनाने लगा था। ना जाने कितनी बार शरत चंद्र के पात्रों ने माँ बेटे को एक साथ रुलाया था। बस यहीं से शुरू हो गए साहित्य के संस्कार। अनपढ़ अछूत परिवार में जन्मे इस बेटे ने अपनी अनपढ़ माँ को अल्लाह, रामायण, महाभारत से लेकर सूर सागर, प्रेम सागर, सुख सागर, प्रेमचंद की कहानियां, तोता मैना के किस्से, जो भी मिला सुना दिया। अप्रैल 1993 में राजेंद्र यादव जी का निमंत्रण मिला। उन्होंने दिल्ली की मजदूर बस्तियों में कथा कथन की कार्यक्रम रखे थे। मुझे भी कहानी सुनाने का अवसर मिला। पहला कार्यक्रम वाल्मीकि मंदिर मार्ग में था। कहानी सुनाने पर एक अजीब सी अनुभूति हुई थी। उस रोज माँ की स्मृतियां ताजा हो गई थी अचानक। साहित्य और पाठक के बीच जो फासला था, उसे पाटने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। अनपढ़ जनमानस साहित्य पढ़ नहीं सकता। जो पढ़ सकता है वह खरीद कर पढ़ने की स्थिति में नहीं है। कथा कथन के माध्यम से साहित्य और साहित्यकार पाठकों के बीच जाकर एक सार्थक संवाद बनता था। जैसे जैसे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ी थी, आस पड़ोस के उन हम उम्र साथियों का साथ छूटने लगा था जो स्कूल नहीं जाते थे। बंगी बस्ती से सतपाल और हीरम सिंह स्कूल जाने लगे थे, यानी 30 परिवार में से केवल 3 लड़के स्कूल जाते थे। छठी कक्षा के बाद राम सिंह, सुखन सिंह और मैं
फिर एक सेक्शन में आ गए थे। राम सिंह सबसे तेज था पढ़ने में। मैं और राम सिंह स्काउट दल में शामिल हो गए थे। जनता स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्काउट दल को शहर जाना था। स्कूल से खाकी हाफ पैंट और कमीज मिली थी। स्काउट मास्टर रमेश चंद्र ने वर्दी धोकर इस्त्री करने के लिए कहा था। उस समय तक मैंने कभी इस्त्री किया हुआ कपड़ा नहीं पहना था। त्यागी लड़कों के कलफ लगे ताज़ा धुले कपड़ों को देखकर मैं हमेशा सोचता था कि मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनकर स्कूल जाऊं। कभी कभी तो त्यागियों के घर से मिली उतरन पहननी पड़ती थी। उन कपड़ों को देखकर लड़के चिढ़ाते थे, लेकिन यह उतरन भी हमारी बेबसी को ढक नहीं पाती थी। खाकी वर्दी को मैंने खूब रगड़ रगड़ कर धोया था। समस्या थी इस्त्री करने की। मेरी कक्षा में एक धोबी का लड़का था। मैंने उसने कहा शाम को वर्दी लेकर मैं उसके घर गया। मुझे देखते ही उसका बाप चिल्लाया, अबे चोड़े के, कहाँ घुसे आ रहा है। उसका बेटा उसके पास खड़ा था। मैंने कहा, वर्दी पर इस्त्री करानी है। हम चूड़े चमारों के कपड़े नहीं धोते, ना इस्त्री करते हैं। जो तेरे कपड़े पे इस्त्री कर देंगे तो तगा हमसे कपड़े ना धुलवाएंगे। मारी जो रोजी रोटी चली जाएगी। उसने साफ साफ जवाब दे दिया था। उसके इस उत्तर ने मुझे हताश कर दिया था। बिना कुछ कहे मैं उल्टे पांव लौट आया था। मन भारी सा हो गया था। ईश्वर से भरोसा उठ गया था। गरीबी और अभाव से किसी तरह निपटा जा सकता था। जाति से पार पाना उतना ही कठिन था। एक मास्टर थे योगेंद्र त्यागी, कुतुबपुर के रहने वाले थे। आदमी तो भले थे, इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते थे। बोलते अच्छा थे, पढ़ाते भी ठीक थे। इतिहास पढ़ाते समय तारीख जिस तरह बताते थे, मैं हैरान रह जाता था। लगता था कि मास्टर साहब को इतिहास का बहुत ज्ञान है। इतिहास के प्रति मेरे मन में जिज्ञासा उन्होंने ही जगाई थी, जो आज भी बरकरार है। पिताजी को वो पहचानते थे। जब भी मिलते थे कहते थे, छोटन, अपने लड़कों को पढ़ाने से मत रोकना। इतना सब होने के साथ साथ वे कक्षा में मुझे अजीब सांसत में डाल देते थे। कोई गलती हो जाने पर पीटने की बजाय मेरी कमीज पकड़कर ऐसे खींचते थे कि कमीज अब फटी। पूरा ध्यान अपनी कमीज पर रहता था। अपनी ओर खींचते हुए पूछते थे, सुअर की कितनी साटे खाई है? एक पाव तो खा ही लेता होगा। जब भी मास्टर साहब ऐसी बातें कहते थे, मुझे रोना आ जाता था। आंखें छलक जाती थी। मास्टर साहब की बातें सुनकर पूरी कक्षा हंसने लगती थी। लड़के इसी बात को लेकर तंग करते थे। अबे चूहड़े के, सुअर खाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला पैराग्राफ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग माई वीडियोज।